आज हम डिस्कस करेंगे द डोल ड्रमर्स रिटन बाय आसिफ करीम बॉय। आसिफ करीम बॉय एक इंडियन प्ले राइट थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द डोल ड्रमर्स। ये एक 2 एक्ट्स प्ले है जिसे लिखा गया है 4 सीन्स में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 एक्ट्स एंड रिटन इन 4 सीन्स। इसके जो थीम्स है वो है पर्पजलेसनेस ऑफ अ लाइफ, लव एंड सेक्स, सीन एंड एक्सपिएशन एट इट्स सेंटर। एक्सपिएशन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। इसका जो सेटिंग है वो है एक शैक एट जुहू बीच इन द सबर्ब्स ऑफ बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। शैक का मतलब होता है झोपड़ा। तो इसमें के जो कैरेक्टर्स है 4 मेन कैरेक्टर्स है इसमें, जो कि इमोरल लाइफ जो है वो जी रहे होते हैं और उनके लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं होता है और एक्चुअली पर्पज़लेसनेस होने के वजह से वो गलत रास्तों पर जो है वो चलते हैं। अब इस टाइटल का मीनिंग मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। डोल ड्रम का मतलब होता है स्टेट और पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन और डिप्रेशन। एक ऐसी अवस्था जब आप निराशा में होते हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं है, सो यू जस्ट गो ऑन विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ गोल। तो एक तरीके का स्टैग्नेशन आपकी लाइफ में आ जाता है जहाँ आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है वेयर यू कैन प्रोग्रेस। तो इसका मतलब होता है डोल ड्रम। और डोल ड्रमर्स जो है वो ये जो टाइटल है ये सिंबलाइज करता है उन इंडिविजुअल्स को जो ऐसी स्टेट में कॉट हो चुके हैं या जकड़े जा चुके हैं, जो कि पैसिव और एमलेस एग्जिस्टेंस जो है वो जी रहे हैं। तो इसमें के जो कैरेक्टर्स है वो ऐसे ही है, उनके लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं है। दे आर जस्ट लीडिंग एंड दे आर जस्ट लिविंग अ पैसिव एंड एमलेस एग्जिस्टेंस, और इसलिए उन्हें यहाँ पर द डोल ड्रमर्स कहा गया। अब इसमें हमें कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियलिज्म भी देखने को मिलता है बिकॉज द कैरेक्टर्स आर इन सर्च ऑफ देयर आइडेंटिटी और उन्हें ये जो सोसाइटी है वो यूजलेस लगने लगती है। तो दैट्स वाई एग्जिस्टेंशियलिज्म ये भी यहाँ पर जो वो रिफ्लेक्ट होती है। अब इस प्ले में जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस लाइफ हमें देखने को मिलती है, मतलब इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद में का। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें के जो एक कैरेक्टर है वो अक्सर ऐसे गाने गाता है या ऐसे डायलॉग्स बोलता है जिसपे से हमें ये समझ में आता है कि इंडियंस के पास में जो है वो एक पर्पस था बिफोर दे गॉट द फ्रीडम। फ्रीडम पाना ये उनके पास में एक पर्पस था। जब फ्रीडम मिलेगा तो लाइफ बेहतर होगा ऐसा लगा था, लेकिन जैसे ही फ्रीडम मिल गया उसके बाद में लोगों के पास में पर्पस नहीं था। सो दे वर पर्पजलेस। उन्हें समझा ही नहीं कि आफ्टर गेटिंग फ्रीडम हाउ टू रिच टू द मोर प्रोग्रेस और हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, या ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कैसे हो सके, ये उनके पास में पर्पज़ ही नहीं था। तो फ्रीडम के बाद में जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं एक्चुअली, और एक एमलेसनेस, एक तरीके का वर्ड जो है वो लाइफ में क्रिएट हो गया। तो वही सब हमें इस प्ले में देखने को मिलेगा। इसमें की जो 4 मेन कैरेक्टर्स है वो एंग्लो इंडियन कैरेक्टर्स है। अब एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। एंग्लो इंडियन का बेसिक मतलब ये है कि ऐसे लोग जो बाय बर्थ इंडियन है और उनका जो डिसेंट है वो भी इंडियन है, बट उनके कहीं ना कहीं यूरोपियन कनेक्शंस है। मतलब उनका जो फादर लाइन है दे हैव कम फ्रॉम ब्रिटिश एंसेस्ट्री। अब हुआ क्या था कि जब ब्रिटिश लोगों ने कॉलोनाइज किया था इंडिया को, तो जो ब्रिटिश लोग थे दे वर रोमांटिकली इंगेज्ड और हैड फिजिकल रिलेशंस विद इंडियन वुमेन, जिसकी वजह से एक ब्रिटिश मैन और इंडियन वुमन का जो बच्चा हुआ वो क्या कहलाएगा, एंग्लो इंडियन, बिकॉज ही हैड अ ब्रिटिश फादर और ब्रिटिश एंसेस्ट्री से उसके पिता बिलोंग करते हैं और माँ हो गए इंडियन। दैट्स वाई सच पीपल आर कॉल्ड एज एंग्लो इंडियन। तो फ्रीडम मिलने के बाद में क्या हुआ कि इन लोगों को जो है वो टारगेट किया जाने लगा, इनको अलग नज़रिए से देखे जाने लगा। तो सोसाइटी में उनके लिए वो कंफर्ट नहीं था जो बेसिकली जो लोग यहाँ के हैं, जो प्योरली इंडियन है, उन्हें जो कंफर्ट मिलता था या उन्हें जो जगह मिलती थी सोसाइटी में, वैसी इनको नहीं मिलती थी। तो ये चारों भी कैरेक्टर्स जो है वो एंग्लो इंडियन है, और कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि उनकी लाइफ में एक तरीके का वॉइड है, पर्पजलेसनेस है, और सोसाइटी भी उनको जो है वो थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करती है। अब इसमें के जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं उनको जान लेते हैं। एक तो है टोनी, देन जो, रीता और लीज़ा, ये 4 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले टोनी के बारे में जानते हैं। टोनी की अपनी कोई सोच नहीं है, वो अच्छा गाता है और काफ़ी समय से उसने कोई जॉब जो है वो नहीं किया है। ही इज़ एन अनएम्प्लॉयड हैंडसम मैन। उसको डिस्क्राइब करते लिखा गया है कि ही इज़ एज ब्रेनलेस एज अ बनाना, ही हैज़ नो थिंकिंग, ही हैज़ नो ब्रेन एट ऑल। और ये जो है एक बंदे के पास में पहले काम किया करता था जिसका नाम था फैट एंड बाल्ड मैन। ओके, तो काफ़ी समय से अभी टोनी जॉब भी नहीं करता है। अब ये जो लीज़ा है ये काफ़ी सारे महंगी गिफ्ट जो है वो टोनी को ऑफ़र करती है और टोनी जो है वो खुशी खुशी ले लेता है। जैसे कि लीज़ा उसे एक बार वॉच देती है, एक बार सिल्क शर्ट देती है, और एवरी थर्सडे जो है वो लीज़ा उसको गिफ्ट देती है और ये टोनी जो है वो एक्सेप्ट करता है।
अब टोनी के पास में अपना तो कोई इनकम सोर्स है नहीं, वो रहता है रीता के साथ में। रीता जो है वो टोनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दोनों के बीच में अच्छा खासा रिलेशन है, लेकिन रीता जो है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है टोनी को। तो रीता जो है वो कपड़े सिलती है, जिसमें से जो पैसे आते हैं उसमें से ही वो फूड प्रोवाइड करती है टोनी को, और रहने के लिए एक छोटी सी जगह है उनके पास में। अब ये जो है ये मिसैंथ्रोप है, निहिलिस्ट है, और ये इलिजिटिमेट सन है। जैसे मैंने आपको बोला कि इज़ एन एंग्लो इंडियन। और मिसैंथ्रोप और निहिलिस्ट, अब ये देख लेते कि मिसैंथ्रोप मतलब वेन एवर ही टॉक्स अबाउट सोसाइटी ही हैज़ ऑलवेज निगेटिव थिंग्स, ही स्पीक्स ओनली निगेटिव थिंग्स, ही सीज नथिंग पॉजिटिव, ही इज थिंकिंग इज दैट ऑल द वीमेन आर सेम। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन औरत है, मतलब लीज़ा है या रीता है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। उसको सारी औरतें जो वो एक जैसी ही लगती हैं। अब इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है वो जब इसके बर्थ के टाइम पर हॉस्पिटल में जाती है तो उसका जो पिता होता है जो का, वो उसके साथ में नहीं होता है। मीन्स द फादर ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट विद द मदर, दैट्स वाई उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता। और ये जो है इससे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है सोसाइटी से जो है वो काफ़ी सारे निगेटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं। ये एक्चुअली पीएचडी है, लेकिन ड्रिंक करता है टोनी के साथ में बैठकर हर रोज़, और इसकी थिंकिंग अगर आप सुनोगे तो यू विल हेट द कैरेक्टर मोस्ट। अब ये जो लीज़ा है इसके बारे में जैसे स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। बस एक चीज़ समझ लेते हैं कि लीज़ा जो कैरेक्टर है उसके थ्रू आसिफ करीम बॉय ने जो है, राइटर ने जो है वो अदर 3 कैरेक्टर्स पर जो वो कमेंट्स किए हैं। ओके, तो लीज़ा जो है वो एक हम स्पीकर की तरह हम बोल सकते हैं टू मेक द कमेंट्री ऑन ऑल द 3 कैरेक्टर्स। तो ये हो गए 4 मेन कैरेक्टर्स इस प्ले में के। सो लेट्स बिगिन। अब प्ले की शुरुआत होती है, हमें दिखाई देता है कि टोनी जो है वो एक हैमक में बैठा हुआ है, जो कि 2 कोकोनट ट्री के बीच में बंधा हुआ है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, और वो गाना गाते हैं, उसके हाथ में गिटार है। इतने में वहाँ रीता आती है। जो भी वहाँ प्रेजेंट होता है, पहले टोनी एक गाना गाता है और बाद में पहले टोनी एक गाना गाता है, जिसके बाद में उसका गाना ख़त्म होने के बाद में जो एक अलग से सॉन्ग गाता है, जिस सॉन्ग में जो है वो डिसइल्यूजनमेंट हमें दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा निगेटिव निराशा से भरा हुआ वो सॉन्ग होता है। वो सॉन्ग के कुछ लाइंस जो कुछ इस तरीके की होती है कि सत्याग्रह सत्याग्रह, हुरे फॉर सत्याग्रह, दिस पैसिव रेजिस्टेंस टिकल्स अवर एग्जिस्टेंस, डे वी जस्ट नो कोऑपरेटेड, सैट अराउंड एंड मियरली वेटेड, अदर्स केम एंड वेटेड टू, नॉट नोइंग वॉट वेयर और हु। मतलब हमें इन शॉर्ट ये पता चल रहा है कि जो इज़ कमेंटिंग ऑन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो जो फ्रीडम फाइट जो किया गया वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये जो सत्याग्रह वगैरह किया गया तो लोग उसमें शामिल होते गए, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट जो गांधी जी का विजन था वो नहीं समझा था। तो दे वर लीडिंग अ पर्पजलेस लाइफ। मतलब सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधी जी ने बोल दिया इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का एग्जैक्ट गोल क्या है, विजन क्या है, वो उनको क्लियर नहीं था। तो इस सॉन्ग में से हमें समझ में आ रहा है कि डिसइल्यूजनमेंट जो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि वर्ड से। खैर, जब ये टोनी और रीता का एक जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये जब भी जो देखता है तो उसे वो अच्छा नहीं लगता है, और जो है वो रीता को जो वो अलग नज़रिए से देखता है। आई मीन ही लुक्स एट हर थाई, हर फिट, तो कम एक वल्गर तरीके की नज़र हमें उसके नज़र आती है जो कि। खैर, अब ये जो टोनी है, जैसे कि मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि वो लीज़ा से जो है वो अलग अलग गिफ्ट्स, महंगे गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो रीता इस बात पे जो है वो चिढ़ती है टोनी से। वो कहते हैं कि यू शुड नॉट एक्सेप्ट सच गिफ्ट्स फ्रॉम अदर वुमन। तो क्या मैं जो तुमसे प्यार करती हूँ क्या वो काफ़ी नहीं है? तो टोनी कहता है कि अगर तुम्हें कोई और आदमी गिफ्ट करता है तो मैं माइंड नहीं करूँगा, तुम भी ले लो किसी और से। तो इस बात पर रीता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उस टाइम पर जो है, क्योंकि रीता अब ऑलरेडी गुस्सा है, तो जो है उसको इंस्टिगेट करता है और उससे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जो है यू एंटर इन द फ्लैश ट्रेड, मतलब तुम जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट का काम शुरू कर दो, सो दैट यू विल अर्न मनी एंड यू कैन बाय एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फॉर टोनी। अब रीता इस चीज़ के लिए मान जाती है और वो इस फ्लैश ट्रेड में जो है वो एंटर कर लेती है। और उसका फर्स्ट कस्टमर जो होता है वो होता है फैट एंड बाल्ड मैन, और उसका और एक कस्टमर जो वो खुद जो भी बनता है। तो रीता जो है वो सिर्फ टोनी के लिए जो वो इस फ्लैश ट्रेड में जो वो एंटर हो जाती है। जब अब ये एंटर तो हो चुकी है रीता, अब रीता
के बारे में जो है ये जो क्या करता है कि टोनी को जाकर बताता है कि रीता का जो वो फैट एंड बाल्ड मैन नाम के बंदे से जो अफेयर चल रहा है। तो टोनी बड़ी गुस्से से जो है वो जाता है फैट और बाल्ड मैन को कन्फ्रंट करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो देखता है उसे और उसे याद आता है कि ये उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर है, तो टोनी जो वो बिल्कुल डर जाता है। वो एक लफ्ज़ भी नहीं कहता है उसे। रीता जो है वो काफ़ी उकसाती भी है कि तुम उसे मारो फैट एंड बाल्ड मैन को, लेकिन फिर भी टोनी से कुछ नहीं बनता। तो वो कॉवर्ड की तरह जो है वो पीछे हट जाता है। अब यू जस्ट इमेजिन द कैरेक्टर ऑफ जो, कि एक तो वही रीता को जो है वो इस फ्लैश ट्रेड में जो है वो जाने के लिए उकसाता है, और उसके बाद में वही जाकर टोनी को जो है वो फैट एंड बाल्ड मैन के बारे में बताता है। इन शॉर्ट ही वांट्स टू जो है टोनी और रीता की जो रिलेशनशिप है उसको जो है वो ख़राब करना चाहता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि सोसाइटी में लव रिलेशनशिप ये कोई चीज़ें होती ही नहीं, इमोशंस आर नॉट देयर एट ऑल। सिर्फ एक फ्लैश का जो है वो रिलेशनशिप होता है, बिकॉज दैट इज़ फॉर द फिजिकल नीड ऑफ द मैन। तो इस तरीके की थिंकिंग होती है जो कि खैर कुछ समय बाद में रीता को पता चलता है कि उसके वूम में जो है वो मतलब जो का बच्चा है करके। तो इसके बाद में ये रीता जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है जो कि ये बच्चे से। लेकिन जब ये बात रीता को पता चलती है और टोनी को पता चलती है, तो उस टाइम पर जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। जब टोनी और रीता को ये समझ में आता है कि रीता जो वो प्रेग्नेंट है जो की वजह से। इसके बाद में टोनी जो है वो रीता को मारता है, उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। तब रीता बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो टोनी को सच में दिल से चाहती थी। इसके बाद में वो लीज़ा के पास में जाती है, उसे बताती है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। तो लीज़ा उसे सजेस्ट करती है कि तुम अबॉर्ट कर लो करके, लेकिन ये ख्याल ही जो है वो रीता को डिस्टर्ब कर देता है अबॉर्शन का। अब काफ़ी महीनों तक टोनी जो है वो रीता से दूर रहता है। अब जब कुछ महीनों बाद में टोनी वापस आता है, तो उसके साथ में एक मरोन मो नाम का एक बंदा होता है, और ये टोनी जो है वो सजेस्ट करता है रीता को कि यू गो एंड स्लीप विथ मरोन मो, मतलब ट्रीट हिम एज योर कस्टमर। ये सुनने के बाद में रीता जो है वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है, और वो भागते हुए समुंदर की तरफ जाती है, जहाँ पर वो खुद को जो मार डालना चाहती है, सुसाइड करना चाहती है। टोनी भी उसके पीछे भागता है उससे बचाने के लिए, और वो भी जो है वो समुंदर में कूदता है। लेकिन टोनी को स्विमिंग नहीं आता है और रीता को स्विमिंग आता है। तो टोनी को बचाने के लिए रीता जो है वो वापस शोर पर आती है टोनी के साथ में। तो इन शॉर्ट वन मोर टाइम रीता बिकम्स द सेवियर ऑफ टोनी। वैसे भी उसके फूड का, उसके रहने का सारा इंतज़ाम जो है वो रीता ही करती है। अगले दिन क्या होता है कि लीज़ा को जो है वो पुलिसमैन जो है वो बताते हैं कि जो की जो बॉडी है वो समुंदर के किनारे जो है वो पिछली रात पाई गई। मतलब जो ने भी जो है वो खुद को ख़त्म कर लिया था उसी टाइम पर, मतलब पिछले रात, मतलब जिस टाइम पर रीता भागते हुए समुंदर की तरफ गई थी, जब वो सुसाइड करना चाहती थी, ठीक उसी टाइम पर ये जो भी जो है वो वहीं पर गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाया, और रीता और टोनी जो वो वापस आ जाते हैं, तो उनकी लाइफ जो है वो बच जाती है। तो इस तरीके से ये प्ले जो है ये ख़त्म होता है। अब इसमें हमें ये सारे कैरेक्टर्स डिस्कस करने के बाद में हमें एक चीज़ समझ में आती है कि किसी भी कैरेक्टर्स में जो है वो हमें सिर्फ एक रीता है जिसमें कहीं हमें एक नज़र आता है दैट शी हैड डीप लव फॉर टोनी। लेकिन उसमें भी ये होता है कि जो उसे कहता है कि यू एंटर द फ्लेश ट्रेड, मतलब तुम प्रोस्टिट्यूट बन जाओ, और वो चली भी जाती है जस्ट बिकॉज शी लव्स टोनी। तो ये कहीं पे इनडाइजेस्टिबल लगता है दैट समवन आस्क यू टू एंटर द फ्लेश ट्रेड, और वो चली भी जाती है, जबकि उसे समझना चाहिए था कि टोनी इज़ नॉट इतना, वो डिज़र्विंग ही नहीं है कि उसके लिए आप इतना बड़ा कदम उठा सको। तो ये थी स्टोरी द डोल ड्रमर्स की। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।